हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी पॉलिटिकल साइंस का डे 2 है, जिसमें हमने रिपीटेड क्वेश्चंस को पिक करा है और उनको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। शुरू करेंगे आज हम पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन से। हमने आज 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लिए हैं, इनका डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने गठबंधन की राजनीति की अपनी लंबी अवधि में कब प्रवेश किया, इसके पीछे के कारण भी बताइए। बेसिकली ये क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा गया है और इसका जो पैटर्न है वो इस तरीके से कंसिडर होगा 1+3। 1 नंबर में आपसे डाटा मांगा है, 3 नंबर में आपसे इसके पीछे के रीजंस को जानने की कोशिश करी गई है। तो शुरू करते हैं। भारत ने गठबंधन की राजनीति में ये जो प्रवेश करा वो आफ्टर 1989 करा। 1989 के बाद भारत का प्रवेश हो गया था, आप सभी को पता है। उसके बाद पहले NF की सरकार बनी, नेशनल फ्रंट, जो 2 सालों तक चली। फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें बनी, वो 5 साल चली। उसके बाद BJP की सरकार, फिर NDA 1, NDA 2, UPA 1, UPA 2। तो कहीं ना कहीं तब से लेकर वर्तमान तक हम गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर में घुस चुके हैं। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है कि भारत 1989 से गठबंधन की राजनीति में प्रवेश कर चुका है। इसके पीछे के कारण भी बताएं। आपसे जो क्वेश्चन का B पार्ट है बच्चों, वो ये जानना चाह रहा है कि भारत 1989 से गठबंधन की राजनीति में घुस गया, यानी ठीक है गठबंधन की सरकार बनी, हम मानते हैं। NF बना, UF बना, NDA बना, UPA बना, पर वर्तमान तक, यानी अगर आप देखें तो वर्तमान में जो सरकार है वो है NDA 4। BJP की जो BJP लीडरशिप में जो चल रही है वो NDA 4 की गवर्नमेंट है। तो इसके पीछे के कारण पूछ रहा है कि गठबंधन की सरकारों का लंबा दौर क्यों चला इतना लंबा। तो इसके पीछे का कारण है, पहली हेडिंग या जो पहला कारण है वो है किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त ना होना। देखिए आप सभी उस समय की टाइमलाइन को अगर देखेंगे तो कोई भी एक दल ऐसा नहीं था जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रहा हो। छोटे छोटे दल या अन्य दलों ने, एक से अधिक दलों ने मिलकर ही सरकारें बनाई हैं, क्योंकि किसी पर भी जनता इतना वोट नहीं दे रही थी या इतनी सीटें प्रदान नहीं कर रही थी कि एक पार्टी सरकार बना पाए। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, सरकारों में या दलों में आपसी खींचातानी। सेकंड पॉइंट क्या कंसिडर करेंगे, दलों में आपसी खींचातानी। भारत गठबंधन की राजनीति में प्रवेश के पीछे का एक कारण है आपसी दलों की खींचातानी। मान लीजिए कोई उस समय सरकार बनी, अगर आप देखें IK गुजराल जो UF की सरकार थी, उसमें काफ़ी बार अप्स एंड डाउन्स हुए। सरकार को जो प्रतिनिधि था उसे हटाना और रिप्लेस करना पड़ा, जिसके पीछे का रीज़न था जो गठबंधन की दल थे, गठबंधन के अंदर शामिल जो पार्टीज़ थी, उनमें बहुत ज़्यादा आपसी खींचातानी चल रही थी, जिसके चलते हुए एक गठबंधन की सरकार में चेंजेस लाए जाते और दूसरी गठबंधन की सरकार बनाई जाती। थर्ड हेडिंग, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। उस समय जो रीजनल पार्टीज़ थी वो बहुत अच्छा कर रही थी, यानी एक क्षेत्र में रीजनल पार्टी होती है जो एक क्षेत्रीय पार्टी होती है और वो वहीं तक सीमित होती है, पूरे देश में कार्य नहीं करती। पर उस समय उनका जो प्रभुत्व है, उनका जो महत्व है, कुछ इस प्रकार बढ़ चुका था कि बड़ी बड़ी पार्टियों को गठबंधन बनाने के लिए या बड़ी बड़ी पार्टियों को सत्ता में आने के लिए इन छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा था। तो 3 रीज़न हमने जाने, दलों की आपसी खींचातानी और किसी भी सरकार को या किसी भी दल को इतनी बहुमत प्राप्त ना हो पाना कि वो अकेले ही सरकार बना पाए। तीसरा, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। तो यहाँ पर हमारा 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन कवर होता है। अगला, उभरते शक्ति के केंद्रों के रूप में यूरोपीय संघ और क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया संघ यानी सार्क के बीच अंतर बताने हैं। क्वेश्चन को समझते हैं, बेसिक सा है पर थोड़ा सा ट्रिकी करके दे रखा है। कैसे कह रहा है, उभरते शक्ति केंद्र के रूप में यूरोपियन यूनियन को आप कंसीडर करो एज एन न्यू सेंटर ऑफ पावर और सार्क को एज ए रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन के रूप में आप कंसीडर करो और बताओ यूरोपीय संघ और सार्क में क्या क्या डिफरेंशिएशन है। तो यूरोपीय संघ के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुराना संगठन है। सार्क के बारे में कैसे बताएंगे, इसी पॉइंट को हम 1985 में बना। यूरोपीय संघ की अपनी साझी मुद्रा, साझी विदेश नीति, ये सब चीज़ें हैं। तो हम यूरोपीय संघ की दूसरी हेडिंग बनाएंगे साझी मुद्रा या साझी विदेश नीति। साझा राजनीतिक रूप, यानी इसका एक जैसा झंडा हुआ करता था, राष्ट्रगान हुआ करता था, मुद्रा हुआ करता था, विदेश नीति हुआ करती थी। पर सार्क का ऐसा नहीं है। साउथ इज़ ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन। जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, जो है 8 कंट्रीज़ हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था। पर इन सब की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है या स्वतंत्र राजनीतिक रूप है। सार्क में शामिल कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य पर ये दबाव नहीं डाल सकता या डालता कि आप इसी मुद्रा को अपनाइए
आप इसी तरीके का राष्ट्रगान कीजिए, आपका इसी तरीके का झंडा होगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। तो दो दो डिफ्रेंशिएशन ये हो गए, एक यूरोपीय संघ और सार्क के अंदर, ठीक है। इन दोनों का देखिए जो उद्देश्य था, यूरोपीय संघ जो बनाया गया था वो आर्थिक उद्देश्य के संदर्भ में बनाया गया था। यूरोपीय संघ को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो उसके देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार करने का था। और जबकि जो दक्षिण एशियाई संघ जो बना, जो सार्क जो बना, वो आपसी मतभेद को ख़त्म करने के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इनके उद्देश्य अलग थे, ये अलग अलग दिनों पर बने थे, ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। तो 4 मार्क्स से 2 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ाते हैं, 6 मार्क्स की तरफ चलते हैं। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से समझिए, 2 नंबर में आपसे डिफाइन मांगी है व्हाट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, और उसके फीचर्स या उसके कार्य को इन्होंने 4 हेडिंग या 4 पॉइंट में आपसे डिमांड करा है। देखिए, राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है जो एक दल बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद सरकार का निर्माण करते हैं। इसी संघ को, इन्हीं लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। अब राजनीतिक दलों के विभिन्न काम, देखिए बहुत बेसिक सी बात पूछिए कि राजनीतिक दल के काम क्या होते हैं। चुनाव में भाग लेना, ठीक है, वो राजनीतिक दल ही तो होते हैं जिनको आप वोट डाल कर आते हैं। हाँ, निर्दलीय चुनाव भी होते हैं कि बिना किसी दल से खड़े हुए भी चुनाव होते हैं, वो एक एक्सेप्शन है या एक अलग मुद्दा, जितना पूछा गया हम उसे बताएंगे। तो पहला है चुनाव में पार्टिसिपेट करना। दूसरा, जनता का दिशा निर्देशन करना। ये जनता को डायरेक्शन देते हैं कि देखिए कौन सी जो सरकार जो भूमिका निभा रही है, नीतियाँ ला रही है, वो सही है या गलत है। तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव, बेसिकली जो राजनीतिक दल होता है वो नेगेटिव पॉइंट ही दूसरी जनता के सामने रखता है। तो जनता का दिशा निर्देश करता है कि जो सरकार काम कर रही है उसमें क्या गलतियाँ और क्या ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है। विपक्ष की भूमिका निभाता है। देखिए, राजनीतिक दल की सबसे बड़ी भूमिका है कि एक विपक्ष की भूमिका निभाता है। इसमें क्या है भाई, ये जो उस समय सरकार बैठी होती है उसको तानाशाह होने से रोकती है, उसको गलत कार्य करने से रोकती है, और उसकी जो शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग करने से रोकती है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल आप आपातकाल से निकालिए कि जब इंदिरा गांधी के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा था, तो जो विपक्षी नेता थे, जिसमें जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, इन बड़े बड़े नेताओं का नाम आता है, उनके द्वारा भी अपनी भागीदारी एज विपक्ष ओपोनेंट पेश करी गई थी, ठीक है। और सरकार बनाना, राजनीतिक दल का एक काम यह भी, अल्टीमेटली अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो सरकार भी बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद ये कानून बनाने का काम करते हैं। सरकार बनाने के बाद ये पॉलिसीज़ लाते हैं, नीतियाँ लाते हैं, प्रावधान लाते हैं, बहुत सी चीज़ें आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 4 हेडिंग जानी और 2 नंबर में हमने इसको डिफाइन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के प्रभावों के राजनीतिक परिणाम का वर्णन करें। वैश्वीकरण ने राजनीति पर कैसे प्रभाव डाला और उसके क्या परिणाम निकले। बेसिकली हमें परिणाम या जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बताने हैं। देखिए, वैश्वीकरण के राजनीति पर बहुत से प्रभाव या परिणाम हुए। शुरू करते हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आप दोनों मिक्स करके, अलग अलग करके, क्योंकि आपसे ना पूछा नहीं गया कि सकारात्मक बताने या नकारात्मक बताने हैं। जितनी आपकी सोच है, या अल्टीमेटली कहूँ तो आपको 6 हेडिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या 6 पॉइंट आपने बताने हैं। पहला बनेगा राज्यों की क्षमता में कमी। देखिए, वैश्वीकरण का एक प्रभाव यह भी, राजनीतिक परिणाम यह भी है कि राज्यों की क्षमता में कमी आई है। अब राज्य केवल वही काम करता है जो ज़रूरी है, जो जैसे कि रक्षा का कार्य हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, प्रशासन हो गया, जो मेजर काम है उन्हीं को करता है, या कहें जन कल्याण के कार्य करने राज्य के द्वारा कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण कम हो गए हैं। आप खुद ही देखिए, आप चीज़ें, वैश्वीकरण ने प्राइवेटाइजेशन को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत बढ़ावा दिया है, और प्राइवेटाइजेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं या अल्टीमेटली प्रॉफिट, मनी मेकिंग, लाभ अर्जित करना वो एक उद्देश्य के रूप में सामने आ जाता है। तो राज्य केवल वही काम करता है जो ज़रूरी है या जो बेहद ज़रूरी है। कानून व्यवस्था हो गया और प्रशासन व्यवस्था हो गया, सुरक्षा हो गया, कुछ मेजर चीज़ें। तो पहला क्या है, राज्य की क्षमता में कमी। अगला परिणाम क्या है, स्वतंत्र राजनीतिक सोच। देखिए, वैश्वीकरण ने हम सबको एक ऐसे भूपटल पर लाके खड़ा कर दिया है कि इंडिया में, दिल्ली में किसी कोने में बैठा कोई व्यक्ति अमेरिकन या अफ्रीकन या किसी और रशियन, किसी और देश में बैठे किसी एक सदस्य से जुड़ सकता है, उसके विचारों को कनेक्ट कर सकता है। तो इससे क्या हुआ है, हमारी स्वतंत्र राजनीतिक सोच डेवलप हुई है। कैसे जी?
देखिए रशिया और यूक्रेन का अभी वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप में से काफ़ी लोगों को उसकी काफ़ी नॉलेज होगी, पर एटलीस्ट मुद्दा तो पता है कि रशिया और अमेरिका के बीच विवाद, रशिया और यूक्रेन, सॉरी माय मिस्टेक, उनके बीच विवाद चल रहा है। तो एक स्वतंत्र राजनीतिक सोच चाहिए। वैश्वीकरण की वजह से आप दूसरे देशों के राजनीतिक विचारों को, राजनीतिक गतिविधियों को, राजनीतिक क्रियाकलापों को अपनाते हैं, समझते हैं, उन पर प्रश्न उठाते हैं। तो एक वैश्वीकरण का राजनीतिक परिणाम यह भी है। तीसरा, राज्य की प्रधानता आज भी बरकरार है। देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया, राज्य की क्षमता में कमी। ठीक है, हम मानते हैं राज्य आजकल केवल वही काम करता है जो कि बहुत ज़रूरी है। सॉरी, ठीक है, पर राज्य की कार्यकुशलता या राज्य की प्रधानता आज भी बरकरार है। राज्य चाहे तो आज भी जितनी चीज़ों में उसने ढील दे रखी है उनमें सख्ताई कर सकता है, उन सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले सकता है और सख्ती से उन कार्यों को दोबारा करना शुरू कर सकता है। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ परिणाम, राज्य की कार्यकुशलता बरकरार। राज्य की कार्यकुशलता बरकरार या राज्य की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी। आप इसे ऐसे समझिए, वैश्वीकरण के कारण आपको टेक्नोलॉजी मिल गई, आप एडवांस हो गए, आपके विचार इधर से उधर जाने लगे। क्या राज्य के हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं आई? क्या राज्य दूसरे देश की राजनीति नहीं देखता? क्या राज्य एडवांस नहीं हुआ? तो आजकल राज्य दूसरे देशों को सीख रहा है। आप एक एग्जांपल लीजिए, दिल्ली के अंदर लाइसेंस बनवाने के जो कार्यक्रम है, जो प्रोसेसिंग है, वो सारी अब ऑनलाइन होने लगी। पहले आरटीओ में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, पर अब चीज़ें चेंज हो गई। क्यों? सरकार ने भी तो वैश्वीकरण का फ़ायदा उठाया है, वो भी तो आपको घर पर बैठे बैठे सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। तो राज्य की कार्यकुशलता में वृद्धि भी हुई है, ये भी हमें देखने को मिला है। पांचवा परिणाम, एमएनसी का बढ़ता प्रभुत्व। एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी। देखिए वैश्वीकरण की वजह से बहुत सी बड़ी बड़ी एमएनसी या मल्टीनेशनल कंपनीज़ देश के अंदर स्थापित होती हैं। अब वो काम करती हैं, प्रोडक्शन करती है, सर्विसिंग करती है, तो उससे सरकार को भी एक मोटा टैक्स जाता है। अब सरकार कोई भी नीति बनाने से पहले प्रोडक्शन से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड एमएनसी को ध्यान में रखेगी। यानी देशों के अंदर एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के होने से सरकार की नीतियां अफेक्ट होती है। सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बना सकती जिससे उस एमएनसी को हानि हो। सॉरी। लास्ट, बाजार नियंत्रित राजनीतिक नीतियाँ। देखिए अब जो राजनीतिक नीतियाँ हैं वो बाज़ार के द्वारा नियंत्रित होती हैं या अफेक्ट होती हैं। बाज़ार भी नीतियों को अफेक्ट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि 5G का आना, ऐसे रूमर्स हैं या अफवाहें हैं, कुछ भी कह सकते हैं, 5G का आना रेडिएशन फैलाएगा, हार्मफुल है हमारे लिए। चलो एक एग्जांपल ये हो गया। आप सभी को पता है भाई, विकास करने के लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण पर हानि होती है। वैश्वीकरण का एक पहलू विकास भी है। अब हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, पेड़ों को, जंगलों को साफ कर करके वहाँ पर मॉल्स बनाना, रहने योग्य ज़मीनें प्रदान करना, वहाँ पर बिज़नेस करना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपके मन में आता होगा सरकार चाहे तो ये सारी चीज़ें रोक भी सकती है, पर ऐसा नहीं है। सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सरकार ऐसा कर देगी तो आप ही लोग, अर्थात जो जनता है वो रोड पर उतर जाएगी, सरकार के विरोध में जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा सरकार एक तो विकास को रोक रही है और तानाशाही होने का कोशिश कर रही है या तानाशाही हो रही है। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब सरकार कोई नीति बनाती है ना, तो बाज़ार में जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ भी सरकार की नीति को अफेक्ट करती है। सरकार चाहकर भी पानी की बोतलें बनना बैन नहीं कर सकती। लकड़ी की जो चेयर्स और टेबल्स, फर्नीचर, ये सब प्रोडक्शन होता है उसको भी नहीं रोक सकती। देखो अल्टीमेटली सरकार को भी पैसा मिलता है, पर कहीं ना कहीं ये डिमांड है। चलो लकड़ी तो डिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज हो जाती है। अगर लकड़ी पेड़ काटने पर वो बैन लगाएगी, फिर आप लोगों को प्लास्टिक के फर्नीचर की इस्तेमाल पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें। तो जो वैश्वीकरण का एक राजनीतिक परिणाम यह भी निकला है कि बाज़ार के द्वारा कहीं ना कहीं राजनीतिक नीतियाँ इन्फ्लुएंस होती हैं, अफेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ाते हैं। अब हम करेंगे 2 नंबर के 8 क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर वैल्यूएबल लगे तो कमेंट में बता के जाइए कि पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वही इनफ है हमारे लिए। पहला क्वेश्चन, हम कैसे जानते हैं कि 21वीं सदी में रूस शक्ति का एक नया केंद्र बन गया? देखिए रूस पूर्ववत सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 पॉइंट में बता दीजिए
कि 21वीं सदी में रूस शक्ति का नया केंद्र कैसे बन गया। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा भूभाग, विशाल परमाणु जकीरा और धन संपन्न देश, प्राकृतिक संसाधन संपन्न देश, विशालकाय सेना, विशालकाय जनसंख्या, विशालकाय भूभाग सॉरी, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आप कंसीडर करके इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। सार्क क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं है कि आप केवल सार्क की फुल फॉर्म लिखे है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऐसा नहीं है। सार्क के बारे में बताना है। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों की सहायता और उनके विकास के लिए और उनके आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए 1985 में बनाया गया था। इसका इतना महत्व क्यों है, इसकी 2 विशेषता या इसका महत्व बता देना। आपसी मतभेदों का निपटारा बातचीत से करता है, ठीक है, विकासशील देशों को प्रोत्साहन देता है, उनको बढ़ावा देता है और व्यापार को बढ़ावा देता है, अर्थव्यवस्था को ग्रो करता है, सैनिक मदद करता है, आपसी मतभेदों को सुलझाता है। कोई भी 2 पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के संदर्भ में संसद ने क्या कदम उठाया है, चर्चा कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा दल बदल क्या होता है। यहाँ पर आपने बताना नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए दल बदल क्या होता है। और एक बात बता दूँ, ये वीडियो उसी के लिए यूज़फुल है जो एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर चुका है और इसमें हमने हर चैप्टर के 1-1, 2-2, 3-3 जैसे भी पॉसिबल पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन है वो उठाए हैं। आप सोचो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं हो पाएगा। अब दल बदल से पहले क्या हुआ करता था, दल बदल क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप ये नहीं बता सकते कि दल बदल के विरोध में या दल बदल के संदर्भ में संसद के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए। तो पहले दल बदल समझते हैं। देखिए दल बदल क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई व्यक्ति किसी पार्टी के चिन्ह से चुनाव लड़ता है और उस पार्टी के चिन्ह से चुनाव जीत जाने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है। इस प्रक्रिया को गठबंधन की प्रक्रिया दल बदल कहा गया, जो कि हमें देखने को मिला चौथे आम चुनावों के अंदर, जिसमें गयालाल का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, आयाराम गयाराम करके एक जुमला भी प्रसिद्ध हुआ था, तो दल बदल उसे कहा गया। अब दल बदल के संदर्भ में सरकार ने क्या कदम उठाए, देखिए इसका एक जवाब सीधा सा है कि सरकार ने 52वां 52nd अमेंडमेंट एक्ट पेश करा, जिसके अंदर क्या था, दल बदल विरोधी कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, दल बदल विरोधी कानून। चलिए, चुनाव आयोग कब लागू हुआ, चुनाव आयोग किस समस्या का सामना करना पड़ा था। ये आपसे पूछ रहा है कि चुनाव आयोग कब बना था और चुनाव आयोग ने किन किन समस्याओं का सामना करा था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स में बटा हुआ है। पहले आप बता दो, चुनाव आयोग जनवरी 1950 में बना था। अगला, चुनाव आयोग किस समस्या का सामना कर रहा था। हमने बहुत सी समस्याएं पढ़ी हैं, गरीब जनसंख्या, अनपढ़ जनसंख्या, विशालकाय जनसंख्या, महिलाओं की सूची ना बन पाना, मतदाता सूची तैयार ना हो पाना, क्षेत्रों का सीमांकन ना हो पाना। बहुत से ऐसे वैलिड पॉइंट है जिनको चुनाव आयोग फेस कर रहा था, उन चैलेंजेस को। गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, केवल आपने डिफाइन करना, उससे ज़्यादा नहीं बताना। कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि जितना पूछा जाए उतना उत्तर देना है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि सर कि गुरु गठबंधन की राजनीति क्या होती है। गठबंधन की राजनीति से हमारा अभिप्राय है जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं और चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी विचारधारा को या इसी रणनीति को गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1980 के दशक में भारतीय राजनीति के सामने कौन से 2 मुद्दे थे। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में आए 2 महत्वपूर्ण मुद्दे या 2 महत्वपूर्ण चैलेंजेस। देखिए राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, मंडल मुद्दा आया, मंडल मुद्दा जिसके अंदर ओबीसीज को आरक्षण देने की बात को पारित कर दिया गया, जिसके तहत जो लोग आरक्षण हितकारी थे और आरक्षण को अहितकारी माना करते थे, देश में आंदोलन होने शुरू हो गए। नई आर्थिक नीति का अपनाना 1990s के अंदर ही हुआ था। तो 2 पूछे गए हैं, मैंने आपको 3 बता दिए, तो कोई सी भी 2 आप लिख सकते हैं। गंभीर प्रतिस्पर्धा और कई संघर्षों के बीच अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच एक आम सहमति बन गई प्रतीत होती है। उपरोक्त कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में आपसे पूछा है कि भारतीय राजनीतिक दलों के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष थे, प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, मतभेद हुआ करते थे, पर उसके बावजूद कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर उनके बीच एक
सहमति बन गई थी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, तो वो कौन कौन से मुद्दे थे। देखिए, पहला जो मुद्दा निकल कर आता है वो आता है कार्य सिद्धि पर जोर। सारे दल, जितने भी राजनीतिक दल भारतीय राजनीति में प्रस्तुत थे, उनमें कितने भी विवाद हो, कितनी भी प्रतिस्पर्धा हो, कितना भी संघर्ष हो, डजेंट मैटर, पर एक टाइम ऐसा आया कि उन सब के जो मन में बातें थी वो कुछ इस प्रकार की थी, सरकार किसी की भी हो, कार्य होना चाहिए। अल्टीमेटली सरकार कोई भी चला रहा है, जन कल्याण होना, देश के विकास के काम होना, लोगों को आगे लेकर जाना, उनकी ग्रोथ करना, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहली बात कि कार्य सिद्धि पर जोर। दूसरा, क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देना। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया कि उस समय क्षेत्रीय दलों की बहुत महत्वता देखने को मिली, उनको बहुत तवज्जो दी जा रही थी और वो अच्छा भी कर रहे थे। तो सभी दल इस बात पर सहमत थे कि अब उनके साथ चलना पड़ेगा और उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा और उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी सरकार बन पाएगी। तो यही क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा है कि गंभीर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होने के बावजूद भी कुछ मुद्दे ऐसे थे जो राजनीतिक दलों के बीच आपसी सहमति बन गई। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका। तकनीकी प्रगति और पारस्परिक जुड़ाव ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित करा। देखिए, ये जो दो शब्द लिखे हैं, तकनीकी प्रगति और पारस्परिक जुड़ाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहें तो वैश्वीकरण हुआ ही इन्हीं की वजह से है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तकनीक में प्रगति होने की वजह से और इंटरडिपेंडेंस होने से, इंटरकनेक्टेडनेस होने से, लोगों के आपस में जुड़ने से वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित हुआ है। देखिए, तकनीक में प्रगति हो गई, आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको दुनिया के हर कोने के बारे में न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, खबर देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे वैश्वीकरण प्रभावित हुआ है। पारस्परिक जुड़ाव से वैश्वीकरण कैसे प्रभावित हुआ है। हम सभी आपस में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। किसी देश से कोई कुछ लेता है, किसी देश को कोई देश कुछ देता है, हम किसी से कुछ लेते हैं, आप मेरे को कुछ देते हैं। तो इस तरीके से आपस में सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो इससे वैश्वीकरण कैसे प्रभावित हुआ है, मिलकर विकास हो रहा है, मिलकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, चाहे वो विचार हो, पूंजी हो, धन हो, श्रम हो, सारी चीज़ें ग्रो कर रही हैं। अल्टीमेटली ग्रोथ हुआ है। नेगेटिव पॉइंट हम नहीं बताएंगे, नेगेटिव साइड्स भी हैं वैश्वीकरण की। हर चीज़ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों के साथ आती है, पर यहाँ पर हम 2 नंबर के क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ें कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा एक सैम्पल पेपर ख़त्म होता है। 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 2 और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमने कवर करें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए यहीं पर अंत करते हैं कहानी का, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़िए, बोर्ड्स आ रहे हैं।